अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर शादी के विज्ञापनों में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना ही कई लोग महत्वपूर्ण फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए गए ऐसे कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंसकर कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। जब तक उन्हें हकीकत पता चलती है तब तक उनका बहुत कुछ लूट चुका होता है। शादी विज्ञापन के जरिए अनुष्का और शालिनी भी शातिर ठगों के जाल में ऐसी फंसी कि उन्हें अपनी कमाई के लाखों रुपए से हाथ धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीतानगर की रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाजों में हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी। तब पिता ने उसकी शादी अपनी ही हैसियत वाले परिवार में कर दी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत अपने पति के संग होती है। वहां उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन से वह खुश थी। इसी बीच वह एक बेटी की मां बनी। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पति के साथ उसका मतभेद हो गया। हालत यह हो गई कि उसका ससुराल में रहना दूभर हो गया। वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी के साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उसे व दामाद को समझाया। समझा बुझाकर उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए था कि गिले शिकवे दूर होने के बाद उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों के बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया। यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में ही रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए अब अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी को ऊंची तालीम दिलाएगी, हाईली एजुकेशन दिलाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और उसे अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाए कि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई के एक नामी इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रही है। अनुष्का भी अब 47 साल की हो चुकी थी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसे कभी कभी जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। वैवाहिक विज्ञापनों की इस साइट पर राजीव यादव नाम के एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। 58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को आईपीएस बताया था। वह भी अपने लिए जीवन संगनी तलाश रहा था। राजीव रोजाना जीवनसाथी.com साइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च करने के दौरान उसकी नज़र अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्दी ही अनुष्का को ईमेल भेजकर बात करने की इच्छा जाहिर की। अनुष्का ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तब राजीव यादव ने उससे खुद को आईपीएस अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में डीआईजी के पद पर है और वह वहां अकेला रहता है। राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा उसकी बाकी जिंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उसे अच्छा लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दे दिया और कहा कि पहले पति से उसकी एक बेटी है जो मुंबई में एमबीए की पढ़ाई कर रही है।
राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भर ली। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि वह छोटा सा था, उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। एक छोटा भाई था जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहां हुए एक बम विस्फोट में उसकी मौत हो चुकी है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। उन्होंने तय कर लिया कि वे 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नजदीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी करके वापस लौट आए। अनुष्का की यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा और तामझाम नहीं चाहती थी, इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आ गया। शादी करने से 3 दिन पहले 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उसमें एटीएम कार्ड व अन्य कार्ड थे। अनुष्का ने राजू की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि महत्वपूर्ण सामान चोरी होते रहते हैं या कहीं खो जाते हैं। इसलिए उसने राजू से यह कहा कि जो एटीएम कार्ड पर्स में थे उन्हें लॉक जरूर करा दे, ताकि कोई उनका दुरुपयोग ना कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को यह सुझाव दे तो दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि राजू यह छोटी सी सूचना देकर उसे ऐसे जाल में फंसाने जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। दोनों की फोन पर रोजाना ही बातचीत होती है। अनुष्का उसकी बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगी। 13 दिसंबर की दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 ही दिन बचे थे। 2 दिनों बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रहे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज्यादा लंबे लग रहे थे। एक एक पल वह बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी के बंधन में बंध पाती, उसे ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले जमीन घिसक गई। 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फोन करके कहा, अनुष्का, मेरे साथ एक वाकया हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ में मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूं। यह खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फोन पर ही इस घटना पर दुख जताने लगी। तभी राजू बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि कल मेरा एटीएम कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की जरूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूं, उसी में डाल देना। बॉडीगार्ड बैंक से पैसे लाकर अस्पताल में जमा करा देगा। कुछ ही देर बाद अनुष्का के फोन पर राजू द्वारा भेजा गया मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक का खाता नंबर भेजा था। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कॉरपोरेशन बैंक के खाता नंबर 123456789110, जो कि बदला हुआ अकाउंट नंबर है, में 75,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी कि राजीव जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसकी तरफ ही लगा हुआ था। वह दिन में वाकई कई बार फोन करके उसका हाल चाल मालूम करती रहती। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक न होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहां उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा खर्चा होने की उम्मीद है। उसने उससे और पैसे भेजने को कहा। अनुष्का नहीं चाहती थी कि राजू को कुछ हो जाए, इसलिए उसने उसी दिन उसके द्वारा भेजे गए खाता नंबर में 4.25 लाख रुपए जमा करा दिए। 13 दिसंबर को शादी की तारीख मुकर्रर की गई थी। वह अचानक आई विपदा की वजह से निकल गई।
धीरे धीरे 2013 बीतकर नया साल 2014 भी आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था कि अस्पताल जाकर वह राजीव को देख आए, लेकिन बिजनेस और अन्य वजहों से वह चेन्नई नहीं जा सकी। वह फोन पर जरूर उससे संपर्क में रही। अनुष्का ने राजीव से कह दिया था कि वह इलाज की चिंता न करे, जितना भी संभव हो सकेगा वह उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया है कि इलाज लंबा चलेगा, जिसमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम जरूरत के मुताबिक पैसे देती रहना। ठीक होने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। आप पैसों की चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें, अनुष्का बोली। अनुष्का, मेरे एक दोस्त हैं अजय सिंह, जो यहीं पर डीआईजी हैं। मैं उनका आईसीआईसीआई बैंक का खाता नंबर एसएमएस कर रहा हूं। तुम उसमें भी पैसे भेज सकती हो। पैसे भेजने के बाद तुम मुझे फोन जरूर कर देना। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का अलग अलग बैंक खातों में राजीव यादव के 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को और ज्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को वह हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे जो सूचना मिली, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अस्पताल से उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती ही नहीं है, जबकि राजीव ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और अस्पताल भेज दिया हो? यह सोचकर उसने उसी समय राजीव को फोन मिलाया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फोन मिलाने के बाद भी फोन स्विच ऑफ मिलता रहा तो निराश होकर वह कानपुर लौट आई। घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर से फोन मिलाया। इस बार फोन मिलने पर बात हुई तो राजीव ने अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अस्पताल में दूसरे नाम पर भर्ती हुआ है। राजीव ने उससे पैसों की और डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे न होने का बहाना बना दिया। अनुष्का ने जब उससे पूछा कि वह अस्पताल में किस नाम से भर्ती है तो उसने वह नाम नहीं बताया, बल्कि उसने फोन फिर से स्विच ऑफ कर दिया। इससे अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा। उसने राजीव को आईसीआईसीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कॉरपोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे, वह अपने स्तर से यह पता लगाने में जुट गई कि यह खाते किन नामों पर है। उसे पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कॉरपोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था। जिस वीडियो फोन मोबाइल नंबर से राजीव यादव बात करता था, वह भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। इसी बीच 26 फरवरी 2014 को अनुष्का को राजीव यादव ने फोन करके बताया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद उसे आईएएस एकेडमी मसूरी भेजा जाएगा। वह वहां कुछ दिनों इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। क्योंकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने से असमर्थता जता दी। और पैसे न मिलने की बात सुनकर राजीव यादव ने फोन फिर से स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद वह फोन ऑन नहीं हुआ। शादी के जाल में फंसकर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दे चुकी थी और पैसे न मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, उससे अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। अपने स्तर से जानकारी पाने के लिए
वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में उस पते पर गई जहां वह रहता था, जिसके खातों में उसने मोटी रकम ट्रांसफर की थी। राजीव ने अजय यादव को मिजोरम का डीआईजी बताया, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता। अनुष्का का शक गहरा गया। वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव से मिली और उन्हें अपने साथ घटी पूरी कहानी बता दी। रविंद्र यादव को यह मामला काफी गंभीर लगा। उन्होंने अनुष्का को क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के पास भेज दिया। साथ ही डीसीपी को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई करे। डीसीपी ने अनुष्का की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच में 7 मार्च 2014 को राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान आदि के खिलाफ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही उन्होंने एसपी होशियार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें तेज तरार सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, अतुल त्यागी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजीव कुमार, उपेंद्र, कांस्टेबल राजीव सहारत को शामिल किया गया। जिस फोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था वह उसने बंद कर रखा था। पुलिस टीम ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई और उस कॉल डिटेल का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश की कि राजीव यादव की ज्यादातर किन फोन नंबरों पर बात होती थी। इसके अलावा जिन बैंक खातों में अनुष्का ने 24.5 लाख रुपए जमा कराए थे, उनकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस जांच से पुलिस को यह जानकारी मिल गई थी कि राजीव यादव का असली नाम अजय यादव है और जिस अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बताया था वह उसका ड्राइवर है। खुफिया तरीके से जांच करने पर पता चला कि अमित चौहान नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का है। ये दोनों ही अपने घरों से फरार थे। उनकी तलाश के लिए मुखबिर भी लगा दिए गए। इसी बीच 21 मार्च 2014 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि अजय यादव आज अपनी होंडा सिटी कार DL4CH 9066 से गुड़गांव आएगा। यह खबर मिलते ही पुलिस टीम बॉर्डर पर पहुंच गई और उधर से गुजरने वाली कारों पर नजर रखने लगी। उसी दौरान पुलिस को उक्त नंबर की होंडा सिटी कार आती दिखाई दी तो उसने उसे रोक लिया। उस कार ड्राइवर को उस समय कार में ड्राइवर के अलावा अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। कार रुकते ही ड्राइवर बोला, आपको पता नहीं गाड़ी किसकी है? नहीं, बताओ तभी तो पता चलेगा, एक पुलिसकर्मी बोला। यह गाड़ी डीआईजी साहब की है जो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, ड्राइवर ने बड़े ही रुख मिजाज से बोला। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, कार में बैठे शख्स ने ड्राइवर से बात कर रहे पुलिसकर्मी को इशारे से अपने पास बुलाया। पास में खड़े एसआई विनय त्यागी कार में बैठे उस शख्स के पास पहुंचे। उस शख्स ने खुद को डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया। एसआई विनय त्यागी को यह जानकारी मिल चुकी थी कि अजय यादव बहुत ही शातिर किस्म का है, इसलिए उन्होंने उससे आईडी कार्ड मांगा तो वह आईडी कार्ड तो क्या ऐसी कोई चीज नहीं दिखा सका जिससे साबित हो सके कि वह पुलिस में है। लिहाजा वह उन दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस ले आए। ऑफिस में जब उन दोनों को सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम अजय यादव उर्फ राजीव यादव व अमित चौहान बताए। इनके खिलाफ ही अनुष्का ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला कि अजय यादव बहुत अच्छे परिवार से है। उसके पिता आईएएस ऑफिसर थे। प्रतिष्ठित परिवार का अजय यादव एक ठग कैसे बना, इस बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके शातिर ठग बनने की एक दिलचस्प कहानी सामने आई। अजय यादव ने बताया कि महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के बाद वह उनसे मुलाकात करता और किसी तरह उनके न्यूड फोटोग्राफ हासिल कर लेता था। इसके बाद वरुण का ठगी का खेल शुरू हो जाता। वह बिजनेसमैन में मोटा घाटा होने की बात कहकर उनसे मोटी रकम ऐंठता। जब कोई महिला पैसे देने में आनाकानी करती तो वह न्यूड तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करता। अनुष्का भी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अजय यादव के जाल में फंस गई। अजय ने अनुष्का को शादी के जाल में फांसकर
24 लाख रुपए ठग लिए थे। अनुष्का से जब अजय ने और पैसों की डिमांड की तो अनुष्का को एहसास हो गया कि उसे ठगा जा रहा है। उसने और पैसे देने से मना कर दिया तो अजय ने उसे धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो वह उसके न्यूड फोटो इंटरनेट पर डाल देगा। अनुष्का अब समझ चुकी थी कि उसे अब अपना जीवन साथी चुनने जा रही है। वह बहुत ही शातिर ठग है। उसने उसे सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में लिखित शिकायत कर दी। आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी एचडी मिश्रा ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने 8 अगस्त 2014 को आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, मैट्रिमोनियल साइटों पर आज भी तमाम फर्जी अकाउंट एक्टिव हैं। जिन लोगों ने ऐसे अकाउंट बना रखे हैं उनका मकसद भोली भाली लड़कियों को, महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करना होता है। ऐसे विज्ञापनों के जरिए शादी के बंधन में बंधने वालों को पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसने अपने प्रोफाइल में जो कुछ दे रखा है वह सही है या नहीं। यदि बिना जांच किए शादी का प्रपोजल स्वीकार कर लिया तो अनुष्का और शालिनी की तरह पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दूसरे सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।